नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टूडेंट हब पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब तक हमने कक्षा 10 में विज्ञान विषय में मानव स्वास्थ्य एवं भोजन प्रथम अध्याय पढ़ लिया था। अब हम अध्याय दूसरा पढ़ेंगे। प्रथम अध्याय का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से वो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। अध्याय 2, मानव तंत्र। मानव शरीर प्रकृति की एक अद्भुत एवं जटिल संरचना है। मानव शरीर जटिल संरचना है, आपको पता ही है, इसे समझना आसान नहीं है। तो आज हम इस संरचना जो मानव शरीर है इसमें कार्य करने वाले विभिन्न तंत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मानव शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। कोशिकाएं मानव शरीर की मूलभूत क्रियात्मक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, कोशिकाएं। सबसे पहले कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती हैं। ऊतकों का निर्माण करती हैं और दो या दो से अधिक ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। अंग जैसे अमाशय हो गया, यकृत हो गया, अंग। ठीक है, और ये अंग मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं। तंत्र भी हमारे शरीर में पाचन तंत्र, जनन तंत्र और रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, और ये तंत्र मिलकर हमारी पूरी देह का निर्माण करता है। देह या हमारे पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। तो इस अध्याय में हम विभिन्न तंत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। पाचन तंत्र बच्चों, जैसा कि आपको पता है, किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? ऊर्जा हमें मिलती है भोजन से। लेकिन उस भोजन को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करने के लिए कौन कार्य करता है? पाचन तंत्र कार्य करता है। पाचन तंत्र में विभिन्न अंग और ग्रंथियां मिलकर सामंजस्य से कार्य करती हैं। ठीक है, सामंजस्य से मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं, टीम वर्क करते हैं। भोजन में मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण आदि। इन मुख्य पोषक तत्वों का शरीर के विभिन्न अंग अवशोषण करते हैं और उस जो अवशोषण होता है उसके द्वारा ऊर्जा का निर्माण किया जाता है और ऊर्जा से हम विभिन्न कार्य करने में सक्षम हो पाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र में विभिन्न अंग सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं। तो जो अंग है पाचन तंत्र के वो हम लिख लेते हैं। पाचन तंत्र के अंग, पहला अंग है मुख, दूसरा ग्रसनी, तीसरा ग्रासनली, चौथा अमाशय जिसे हम पेट कहते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत, और जो अंतिम भाग है वो है मलाशय, इसे मल द्वार भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, मुख तो हम देख सकते हैं, जो हमारा सबसे शीर्ष का भाग होता है आहार नाल का। पाचन तंत्र सबसे शीर्ष का ऊपर का जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? मुख कहते हैं। और इसके अतिरिक्त, इन अंगों के अतिरिक्त कुछ ग्रंथियां भी पाचन और अवशोषण में सहायता करती हैं। तो इन ग्रंथियों के बारे में हम लिख लेंगे। ग्रंथियां कौन कौन सी कार्य करती हैं? लार ग्रंथि पहली हो गई, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि हमारे मुख में होती है। यकृत, नंबर 3 पर अग्नाशय। तो ये सभी अंग और ग्रंथियां मिलकर सामंजस्य के साथ भोजन का पाचन एवं अवशोषण करते हैं। भोजन
के अवशोषण द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, और ये जो सभी अंग और ग्रंथियां हैं इन्हें नाम दिया जाता है आहार नाल। क्या कहा जाता है इन्हें? आहार नाल कहा जाता है। तो आहार नाल, इस आहार नाल की लंबाई, जो कुल लंबाई है वो होती है 8 से 10 मीटर। इस आहार नाल की सब जो कुल लंबाई है वो 8 से 10 मीटर होती है। इसे पोषण नाल भी कहा जाता है। ठीक है, जो भोजन का पाचन है वो 3 आहार नाल है वो 3 प्रमुख कार्य करती है। सबसे पहले तो क्या करती है ये? भोजन को सरलीकृत करना। इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है? भोजन को सरलीकृत किया जाता है, यानी भोजन जो होता है वो जटिल अणुओं में होता है, बड़े अणुओं में होता है, उसका सरलीकरण किया जाता है। तो आहार नाल सबसे पहले भोजन का सरलीकरण करती है। फिर करती है पचित, जो पचा हुआ भोजन है, पचित आहार का अवशोषण। जो भोजन का सरलीकरण है वो विभिन्न एंजाइम भी करते हैं। एंजाइम और जो रासायनिक तत्व होते हैं उनके द्वारा भोजन का सरलीकृत किया जाता है। और पचित आहार का अवशोषण, इसके बाद आहार को मुख से मल द्वार तक पहुंचाना। ठीक है, तो आहार नाल 3 प्रमुख कार्य करती है। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आहार नाल के कार्य लिखिए। तो भोजन को सरलीकृत किया जाता है सबसे पहले, उसके बाद पचित आहार का अवशोषण किया जाता है, उसके बाद आहार को मुख के मल द्वार तक पहुंचाया जाता है। तो अब हम जो इसके अंग हैं, मानव तंत्र के सबसे जो अंग हैं उन्हें हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम मानव तंत्र को, जो पाचन तंत्र है उसका चित्र बनाकर इसे और अधिक समय तक स्थायी करने का प्रयास करेंगे, ताकि ये हमें अधिक समय तक स्थायी रह सके। तो बच्चों, ये देख सकते हैं आप, जो ये चित्र जो बच्चों मैं बना रहा हूँ, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। आपको पता है ना, एग्ज़ाम में एक चित्र आता है, जो बड़े प्रश्न हैं इनमें एक चित्र पूछ लिया जाता है। तो ये भी चित्र आपको विशेष रूप से सीखना चाहिए। इसलिए नहीं कि ये एग्ज़ाम में आएगा, इसलिए कि आपको ये जीवन पर्यंत आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। ठीक है, तो जो ज्ञान है आपको लेना चाहिए। ये जो अंग है ये है जीवा, जिसे हम आम भाषा में जीभ कहते हैं। टंग, जीवा। इसके बाद जो अंग आता है वो है ग्रसनी। सबसे पहले मुख आया, मुख के बाद ग्रसनी के बाद एक अंग आता है ग्रास नली। एक पाइप के समान होते हैं, ग्रास नली, जिसके द्वारा भोजन होता है वो अमाशय में जाता है। इसके आगे अमाशय। ठीक है, अमाशय आगे जुड़ा हुआ होता है छोटी आंत से। छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है, कुछ इस प्रकार होता है ये। और छोटी आंत आगे जुड़ी हुई होती है बड़ी आंत से। ये इस प्रकार होता है कुछ। और अमाशय के ऊपर एक भाग होता है, एक अंग होता है जिसे हम लीवर कहते हैं, यकृत। ठीक है, तो इनका नामकरण कर लेते हैं हम। यकृत, ये अमाशय, छोटी आंत,
ये मलाशय और ये बड़ी आंत। जो ये अंग है वो एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं, टीम वर्क करते हैं बच्चों। तो इन अंगों के बारे में हम आज इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे और एग्ज़ाम तक ही नहीं, आपको जीवन पर्यंत ये काम आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो अंग आता है वो है मुख। मुख की क्या क्या विशेषताएं हैं वो हम एक एक करके लिखेंगे। पहली विशेषता यह कटोरी नुमा आकृति है। कटोरी नुमा आकृति है, मुख कटोरी नुमा आकृति है। दूसरी यह आहार नाल का शीर्ष भाग है, सबसे ऊपरी भाग है। इसमें जो मुख होता है इसमें ऊपर की ओर कठोर तालु आप देख सकते हैं टच करके। ऊपर की ओर आपके कठोर तालु है तथा नीचे कोमल तालु है। ऊपर की ओर कठोर तालु, नीचे की ओर कोमल तालु। और यह दो मांसल, जो मांस से बने होते हैं, मांसल होठों से घिरा होता है, होठों से घिरा होता है। इसके बाद इसमें चारों ओर घूमने वाली जीवा होती है। ठीक है, इस जीवा का कार्य क्या होता है? भोजन को ग्रसनी तक पहुंचाती है जीवा। और इसके बाद जो मुख्य अंग हैं जो पाचन में सहायता करते हैं, भोजन को सरलीकृत करने का कार्य करते हैं, वो होते हैं दांत। दांत भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, आपको पता है। दांत के चार हमारे मनुष्य में द्विबारदंती व्यवस्था पाई जाती है बच्चों। ये एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मनुष्य में कौन सी व्यवस्था पाई जाती है? दांतों की कौन सी व्यवस्था पाई जाती है? द्विबारदंती व्यवस्था पाई जाती है। और दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत होते हैं चार प्रकार के: कृंतक, रदनक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक। जो कृंतक दांत होते हैं वो शाकाहारी पशुओं में अधिक पाए जाते हैं और ये कुतरने का कार्य करते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा जो चूहे होते हैं, चूहों में आगे के दांत ऐसे होते हैं, चूहों में भी। और जो शाकाहारी पशु होते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनमें ये दांत अधिक पाए जाते हैं। आपने देखा होगा आगे के दो छोटे छोटे दांत अधिक सक्रिय होते हैं। तो चूहे आपने देखा होगा बहुत जल्दी से तेजी से कुतरते हैं, तो कुतरने का कार्य कृंतक दांत। कृंतक चूहों से याद रख सकते हैं। फिर है रदनक दांत मांसाहारी पशुओं में अधिक पाए जाते हैं और चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। ये दांत इस प्रकार होते हैं, तीखे दांत होते हैं। इनके शीर्ष जो होते हैं नीचे के, वो तीखे होते हैं। तो तीखे हैं तो जाहिर है कि ये मांसाहारी पशुओं में, शेर, कुत्ते में आदि में अधिक पाए जाते हैं। इसके बाद च्वर्णक दांत, ये चबाने के कार्य करते हैं। ये भी जो अगर च्वर्णक और च्वर्णक दोनों चबाने के कार्य करते हैं। इसके बाद दूसरा अंग हम पढ़ेंगे आहार नाल का, ग्रसनी। तो बच्चों, यह मुख के आगे एक कुप्पी के समान कुप्पीनुमा संरचना है। ठीक है बच्चों, ग्रसनी कुप्पीनुमा संरचना है मुख के आगे। ठीक है, और यह ग्रसनी क्या कार्य करती है? ग्रसनी का प्रमुख कार्य इंपॉर्टेंट करना है आपको। जो प्रमुख कार्य है इसका, प्रमुख कार्य यह
भोजन होता है, जो आहार होता है, भोजन को तो बेचती है को जो ग्रास नली है उसमें बेचती है, ग्रास नली में, तथा श्वास श्वास जो हम वायु लेते हैं श्वास नली में बेचती है। ठीक है, तो इसका प्रमुख कार्य क्या है? ये इसका प्रमुख कार्य आपको बच्चों, आपने कई बार देखा होगा कि आप जब भोजन करते समय बातें करने लग जाते हैं, कहीं और ध्यान दे देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि जो भोजन है वो श्वास नली में चला जाता है। श्वास नली में जाने के कारण वो फिर श्वास नली उसे वापस पुश करती है, जिसकी वजह से आपको खांसी आती है। ठीक है, और इसके बाद जो ग्रसनी है इसके 3 अंग होते हैं कि ग्रसनी के अंग 3 अंग होते हैं। ग्रसनी के अंगों को भी हम पढ़ेंगे चित्र के द्वारा। तो ग्रसनी के अंग, ये है नासा ग्रसनी, जो नाक से जुड़ी हुई होती है, ये क्या है? नासा ग्रसनी। और इसके नीचे जो मुख से जुड़ी होती है, मुख ग्रसनी। और ये जो दोनों को जोड़कर यहाँ लाती है, ये क्या है? कंठ ग्रसनी। ठीक है, अब इसके बाद ग्रसनी के बाद ये जो ग्रसनी है, ये जो कंठ ग्रसनी है, ये आगे जुड़ी होती है ग्रास नली से। आगे का अंग पढ़ेंगे हम ग्रास नली। ग्रास नली मैंने आपको पहले बताया था कि 25 सेंटीमीटर लंबी एक पाइप होती है। इस प्रकार एक पाइप होती है 25 सेंटीमीटर लंबी। इसकी लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ये क्या है? ग्रास नली। ठीक है, तो ग्रास नली का प्रमुख कार्य क्या होता है? इसके ऊपर जो शीर्ष है ये जुड़ा हुआ होता है ग्रसनी से, कंठ ग्रसनी से जुड़ा हुआ होता है, और नीचे जो है वो अमाशय से। तो ये क्या कार्य करती है? भोजन को ग्रसनी से अमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, और इसके ऊपर जो इसका शीर्ष है, ग्रास नली के शीर्ष पर एक घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस पाया जाता है। तो ये एपिग्लोटिस क्या कार्य करता है? ये एपिग्लोटिस जो श्वास है उसको आहार नाल में, इसमें श्वास नली में, ग्रास नली में आने से रोकता है, और श्वास को उसके सही स्थान पर भेजता है एपिग्लोटिस। ठीक है, और एक बात और यहाँ पर कि भोजन को कर्माकुचन गति द्वारा अमाशय में पहुंचा। पहुंचाती है। तो ये जो ग्रास नली है इस कर्माकुचन गति द्वारा अमाशय में भोजन को पहुंचाती है, और इसमें श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है जो भोजन को लसदार और चिकना बनाती है, ताकि भोजन आसानी से अमाशय में चला जाए। इसके बाद जो भाग है चौथा, वो है अमाशय। अमाशय यह ग्रास नली से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है बच्चों, यह ग्रास नली से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और यह जे आकार का होता है, जे आकार का होता है। तो बताता हूँ बच्चों, देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि जो अमाशय है वो कुछ इस प्रकार का आता है। तो जो ऊपर है, ऊपर तो ग्रास नली से जुड़ा हुआ होता है, ग्रास नली से,
और नीचे नीचे बताइए छोटी आंत, छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है। तो ये ग्रास नली को छोटी आंत से जोड़ता है। ठीक है, इसके 3 भाग हैं। अमाशय को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग है इसका जठरागम, पहला भाग जठरागम, दूसरा फंडिस और तीसरा जठर निर्गमी। तो जो ऊपर का भाग होता है जठरागम भाग, ये भाग जो ऊपर का है वो जठरागम भाग कहलाता है। जो बीच का भाग है इसका ये फंडिस भाग, और जो ये अंतिम भाग है वो जठर निर्गमी भाग कहलाता है। जठर निर्गमी भाग छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है और जठरागम भाग ग्रास नली से ऊपर जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, एक चीज़ और, अमाशय में 2 अवरोधनियाँ पाई जाती हैं। अवरोधनी 2 प्रकार की अवरोधनियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, इन अवरोधनियों का प्रमुख कार्य क्या है? पहली अवरोधनी है ग्रास नलिका अवरोधनी। अवरोधनी, अवरोध यानी रोकना, रोकना, रोकने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यतः ढक्कन द्वारा किया जाता है। तो ग्रास नलिका अवरोधनी क्या होती है? तो देखिए बताता हूँ मैं आपको कि मान लीजिए ये अग्नाशय है। ठीक है, ये अग्नाशय है, तो ग्रास नलिका अवरोधनी यहाँ लगी हुई है, यहाँ लगी हुई है। भोजन जो होता है वो, अगर ये ग्रास नलिका अवरोधनी न हो तो क्या हो? जो यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार यहाँ पर ये जठरस होता है। जठरस, जठरस क्या होता है? एक अम्ल होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है। जो हमारा अमाशय है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है। तो यह जो HCl है वो ऊपर ना चला जाए। यदि यह ऊपर चला जाता है तो ऊपर यह हानि पहुंचा सकता है HCl अम्ल। तो यह ऊपर ना चला जाए, इसको निर्धारित किसके द्वारा किया जाता है? ग्रास नलिका अवरोधनी द्वारा। आप एक बात समझिए, देखिए कि जब मनुष्य को, यदि मान लीजिए कि ग्रास नली से भोजन यहाँ आया, ठीक है, अगर ये न हो, ग्रास नलिका अवरोधनी न हो तो क्या हो कि जब मनुष्य उल्टा हो तो क्या हो कि जो भोजन है, जठरस है, वो मुंह में आ जाए वापस। ये न हो, अवरोधनी न हो तो। परंतु ये व्यवस्था की गई है ईश्वर द्वारा। ईश्वर ने मनुष्य का निर्माण बहुत सोच समझ कर किया है, तो यह इसको नियंत्रित कर लेती है, जिसके कारण यह ऊपर नहीं जाता। तो इसके नीचे एक होती है जठर निर्गमी अवरोधनी। जठर निर्गमी अवरोधनी, ये अवरोधनियाँ विशेष प्रकार की मांसपेशियों से संचालित होती हैं। तो ठीक है, यह जठर निर्गमी अवरोधनी यहाँ पर होती है, छोटी आंत से जुड़ी हुई होती है। छोटी आंत यह क्या करती है? जो जठर निर्गमी अवरोधनी है वह निर्धारित करती है कि किस प्रकार का भोजन छोटी आंत में जाना चाहिए और किस प्रकार का भोजन छोटी आंत में नहीं जाना चाहिए। यह न हो तो क्या हो? यह न हो तो जो पचित भोजन है, जो पच चुके हैं, जिनका अवशोषण नहीं हुआ है, यहाँ पर अवशोषण आगे होता है, वो भी ऊपर यहाँ पर भेज दे। इसलिए यह निर्धारित करती है कि किस प्रकार का भोजन छोटी आंत में जाना चाहिए और किस प्रकार का भोजन छोटी आंत में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब जो आगे हम अंग पढ़ेंगे, छोटी आंत। छोटी आंत, छोटी आंत क्या, छोटी आंत में क्या किया जाता है? छोटी आंत में सर्वाधिक भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण होता है। सर्वाधिक पाचन व अवशोषण। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण कहाँ होता है, तो याद रखिएगा अमाशय में नहीं होता, छोटी आंत में होता है। इस यहाँ पर एंजाइमों द्वारा किए जाते हैं भोजन का अवशोषण। ठीक है, और इसमें छोटी आंत में भी देखिए कि इसके भी 3 भाग हैं छोटी आंत के। प्रथम भाग ग्रहणी, दूसरा भाग अग्र शुद्रांत, और तीसरा शुद्रांत। पहला भाग ग्रहणी, दूसरा अग्र शुद्रांत, तीसरा शुद्रांत। जो ग्रहणी भाग होता है, तो बच्चों समझेंगे इसे इस प्रकार, कुछ इस प्रकार कि मान लीजिए
ये अमाशय है, ये अमाशय है, इसकी आगे छोटी आंत कुछ इस प्रकार होती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार होती है छोटी आंत। जो ग्रहणी होती है वो जुड़ी हुई होती है ऊपर जठर निर्गमी भाग से, अमाशय की जठर निर्गमी भाग से जुड़ी हुई होती है ग्रहणी। ठीक है, यह ग्रहणी। और ग्रहणी में भोजन का एंजाइमों द्वारा पाचन किया जाता है। अग्र शुद्रांत, ये बीच का भाग है, बीच का भाग अग्र शुद्रांत, अग्र शुद्रांत। ठीक है, और जो अंतिम भाग है इसका, जो आगे किससे जुड़ा हुआ होता है, बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है, वो क्या होता है, शुद्रांत। अग्र शुद्रांत में अंतर कोशिकाओं द्वारा अवशोषण किया जाता है और ग्रहणी में एंजाइमों द्वारा पाचन किया जाता है। और शुद्रांत जो होता है वो आगे बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है। तो इसके बाद जो भाग है, अंग है, वो है बड़ी आंत। बड़ी आंत, बड़ी आंत में क्या होता है, किण्वन क्रिया होती है, किण्वन क्रिया, किण्वन क्रिया द्वारा अपचित भोजन का अवशोषण व पाचन। तो बड़ी आंत का प्रमुख कार्य क्या है कि यह छोटी आंत से भोजन प्राप्त करती है, अपचित भोजन, और जो अपशिष्ट है वो मलाशय में भेजती है। ठीक है, बड़ी आंत, बड़ी आंत भी दो भागों में विभाजित की गई है। तो इसका पहला भाग है अंधनाल। अंधनाल, जो अंधनाल है, जो मान लीजिए यहाँ पर ये छोटी आंत से निकलकर इस प्रकार होता है, ये कुछ ये इस प्रकार होती है। देखिए, ये है बड़ी आंत। बड़ी आंत में ये जो शुद्रांत से भाग जुड़ा हुआ होता है, ये होता है अंधनाल। अंधनाल, अंधनाल के नीचे आगे एक छोटी सी कृमिरूपी परिशेषिका, एक निष्क्रिय अंग पाया जाता है, इसे कहते हैं कृमिरूपी परिशेषिका। ये एक निष्क्रिय अंग होता है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं अपेंडिक्स। आपने सुना होगा अक्सर अपेंडिक्स के बारे में। तो ये वही अपेंडिक्स है जिसका ऑपरेशन करके इसे कई बार निकालना भी पड़ जाता है। ठीक है, तो बड़ी आंत का दूसरा भाग बृहदांत्र। बृहदांत्र, ये बड़ी आंत का दूसरा भाग है। इसमें जो अंधनाल में भोजन पाचित नहीं हो पाता, वो बृहदांत्र में भोजन का पाचन और अवशोषण किया जाता है। बृहदांत्र यहाँ से प्रारंभ होकर यहाँ तक होती है। ठीक है, तो इसमें शेष भोजन का पाचन एवं अवशोषण किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो मुख्य अंग है वो है अंग मलाशय। मलाशय अंतिम अंग है आहार नाल का, अंतिम अंग। यह आगे गुदानाल, इसके आगे पाई जाती है गुदानाल। गुदानाल जो मल द्वार के रास्ते बाहर खुलती है। मलाशय आहारनाल का अंतिम अंग है। तो जो हमारा भोजन का पाचन चलता है वो मुख से लेकर मलाशय तक चलता है। मलाशय में कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोशिकाएं, माफ़ कीजिएगा, मांसपेशियां पाई जाती हैं, जो
मस्तिष्क को संकेत देती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? संवर्णी मांसपेशियाँ। संवर्णी मांसपेशियाँ कहा जाता है। इन्हें संवर्णी मांसपेशियाँ कहा जाता है। और जब भी भोजन का जो उत्सर्जन करना होता है तो संवर्णी मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है। इसके कारण ये मांसपेशियाँ मस्तिष्क को संकेत देती हैं। तो हमने अंग कर लिए, अब हम पढ़ेंगे ग्रंथियाँ। पाचन में सहायता करने वाले मुख्य ग्रंथियाँ। मुख्य ग्रंथियाँ, पहली ग्रंथि लार ग्रंथि। लार ग्रंथि के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। लार ग्रंथि मुख में होती है। मुख में होती है एक श्लेष्म रूपी चिपचिपे रस का स्त्रावण करती है। रस का स्त्रावण करती है। स्त्रावण करती है। यह श्लेष्मा रूपी जो रस है, यह भोजन को लुब्रिकेंट के रूप में जो ग्रास नली है उसके द्वारा अमाशय में पहुंचाने का कार्य करता है। जो लार ग्रंथि है उसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसके 3 भाग हम चित्र के माध्यम से समझेंगे ताकि हमें लंबे समय तक याद रहे। इस प्रकार होती है ये होती है कर्णपूर्व ग्रंथि। कर्णपूर्व ग्रंथि। और ये होती है अधोजीवा ग्रंथि। और ये अधोजंभ ग्रंथि। लार ग्रंथियाँ, इनके द्वारा एक चिपचिपे श्लेष्मा का स्रावण किया जाता है जो भोजन को लसदार बनाने का कार्य करती है। ठीक है। अब दूसरी जो मुख्य ग्रंथि है वह है अग्नाशय। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि यानी अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। यह अंतःस्रावी जो हार्मोन है, अंतःस्रावी हार्मोन के रूप में इंसुलिन व ग्लूकेगोन का स्त्रावण करती है। अंतःस्रावी के रूप में इंसुलिन व ग्लूकेगोन का, और बहिस्रावी के रूप में अग्नाशय रस का स्त्रावण करती है। यह जो अग्नाशय है यह अमाशय के नीचे यू आकार में एक अंग है। ठीक है। जो इंसुलिन है, इंसुलिन व ग्लूकेगोन प्रमुख कार्य शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना होता है। और इसके पश्चात हम पढ़ेंगे यकृत। यकृत सबसे बड़ी व सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। और इसके अंदर पित्तरस का स्त्रावण होता है। यह पित्तरस पित्ताशय में एकत्रित होता है और पित्ताशय से होकर यह ग्रहणी में पहुंचता है। पित्तरस संग्रहण कहाँ होता है? पित्ताशय में। और पित्ताशय से जाता है
ग्रहणी में, और ग्रहणी में भोजन के पाचन व अवशोषण में सहायता करता है। तो हमने पढ़ लिए जो अंग हैं हमारे पाचन में सहायता करने वाले मुख्य अंगों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ग्रंथियाँ। मुख्य ग्रंथियाँ हैं वे 3 हैं। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि मुख में पाई जाती है और यह भोजन को श्लेष्मा प्रदान करती है, जिससे भोजन लसदार व चिकना हो जाता है। ठीक है। लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है, इसे हम चित्र के द्वारा समझेंगे। ये जो ऊपर की ग्रंथि है कान के ऊपर, ये कर्णपुरु ग्रंथि कहलाती है, कर्णपुरु ग्रंथि। और जो ये कहलाती है अधोजीवा के नीचे होती है, इसीलिए अधोजीवा, अधोजीवा यानी जीवा के नीचे, अधोजीवा ग्रंथि। और ये अधोजंभ ग्रंथि। लार ग्रंथि, लार ग्रंथियाँ तीनों की तीनों लार ग्रंथियाँ श्लेष्मिक स्त्रावण करती हैं, जिससे भोजन चिकना बनता है। इसके बाद मुख्य ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। बच्चों, ये हो गए हमारे अंग और हमारे मुख्य ग्रंथियाँ। तो पाचन में सहायता करने वाले 7 अंग और 3 ग्रंथियाँ आहार नाल का निर्माण करती हैं। तो सबसे पहले मुख, मुख के बाद ग्रसनी, फिर ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय तक। और 3 ग्रंथियाँ लार ग्रंथि, अग्नाशय और यकृत। यकृत सबसे महत्वपूर्ण है इनमें बच्चों, याद रखेंगे आप, यकृत सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। और इसके साथ ही हमारा पाचन जो होता है, वो जो पाचन है वो पूर्ण होता है। ठीक है बच्चों, अब कैसा लगा आपको वीडियो, लाइक करके बताएं, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।